हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग रेगुलर बेसिस पर अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। प्यारे जवानों, मैंने 2 टाइम सुबह और शाम के टाइम पे नोट्स रिवाइज करने के लिए बोल रखा है। तो क्या प्यारे जवानों आप लोग ऐसा कर रहे हो? बहुत बढ़िया भाई, सब कर रहे हो। तो नहीं कर रहे किसी कारण से तो करना शुरू कर दो, मजा आएगा। तो प्यारे जवानों, आज मैं जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट है अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जिसमें हम ओम्स लॉ के डेरिवेशन, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब चीजों की जो चर्चाएं करते हैं प्यारे जवानों, उस पर क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब बिल्कुल चिल और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि भाई साहब स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, किसमें? किसी एक कंडक्टर में। लेकिन इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब साहब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से किसी कंडक्टर का वेरिएबल है, कैसा भी हो सकता था। हमने ऐसे ही मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, अपने को यह बताना है कि यदि इसमें इधर से और इधर से स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है तो थ्रू आउट द एंटायर क्रॉस सेक्शन अपने को यह बताना है कि इनमें से ये क्या क्या है साहब, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हमें बताना है साहब कि ये चीजें बदल रही हैं या कांस्टेंट है, ये हमें बताना है। तो प्यारे जवानों, सबसे पहले करंट भाई साहब को पकड़ते हैं। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज एंटर करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से, चाहे कोई सा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो आप, इस गिवन कंडीशन में जितना भी चार्ज एंटर करेगा उतने का उतना चार्ज एग्जिट होना जरूरी है किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए। मतलब ये है भाई, यदि यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो इससे 10 पास हुए तो आगे भी 10 ही जाएंगे, आगे भी 10 ही जाएंगे, क्योंकि साहब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मेंटेन रखने के लिए भाई साहब वो तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि साहब थ्रू आउट करंट की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगी ही रही। हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्यारे जवानों, समझ में आ गया होगा कि भाई साहब चार्ज जितना एंटर करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से और जितना लीव करेगा किसी उसी क्रॉस सेक्शन से वो बराबर होना चाहिए। नहीं तो भाई साहब क्या हो जाएगा, किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है। तो पहली चीज तो हो गई साहब, करंट कांस्टेंट हो गया। अब आती है करंट डेंसिटी की बात। मेरे प्यारे जवानों, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि इसने दे रखा है ऑलरेडी कि साहब एरिया वेरिएबल है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज्यादा है। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है तो मेरे प्यारे जवानों, एरिया वेरिएबल होने के कारण करंट डेंसिटी भी क्या है, वेरिएबल है। मतलब करंट कांस्टेंट हो गया तो हम कह देंगे एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी। इसका मतलब साहब करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी वो वेरिएबल है। प्यारे जवानों, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपसे एक चीज और पूछेगा, वो जो पूछी है इसने ऑलरेडी, साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या विचार है। कई तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको याद दिलाता हूं। जरा इधर लिख रहा हूं, देखना आप लोग। भाई साहब क्या आपको याद है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेयर J इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है साहब, कंडक्टिविटी है, और ये जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्यारे जवानों, ये ओम्स रिलेशन था, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था उसके अलग अलग रिलेशन पढ़े थे। एक तो V इक्वल टू आई आर में पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर जो होता है वो देखा था, और इसी का दूसरा रूप याद करो, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में मैंने आपको ये भी बताया था, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। हालांकि वेक्टर्स लगे हुए थे, लेकिन मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे जवानों, क्योंकि करंट डेंसिटी वेरिएबल है, अच्छा इधर वाली जो चीज है सिग्मा, ये कांस्टेंट है, क्योंकि साहब ये होती है कंडक्टिविटी।
जिस तरीके से रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पे, वो डिपेंड करती है मटेरियल के बिहेवियर पे और साहब टेम्परेचर पे। तो सेम तरीके से जो कंडक्टिविटी है प्यारे जवानों, कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगी? कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल जो है उसके नेचर पे और टेम्परेचर पे। तो हम यहां पर यदि हम देखें तो गिवन कंडीशन में ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि कंडक्टर की नेचर तो बदल नहीं रहे, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहे, तो साहब सिग्मा की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। और क्योंकि चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेरिएबल होना पड़ेगा। इसका मतलब साहब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। आप यहां से लिख देंगे कि बिकॉज सिंस सिग्मा इज कांस्टेंट, E is proportional to J, इसका मतलब because it is variable, so electric field will also be variable। ये भी क्या हो गया है? वेरिएबल। ये एक तरीका था इस रिलेशन को बताने का। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है वो मैं एक बार इधर से साफ कर देता हूं, जगह बनाता हूं, अभी बता देता हूं आपको। जवानों दूसरा तरीका क्या बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये चीज तो आपने देखी है, V = I × R, ओम्स रिलेशन। हाँ अच्छा एक बात बताना भाई, E = V/L भी लिख सकते हैं। यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दें, इसकी लंबाई L ले लें तो इट इज V/L। लेकिन हम इसके अक्रॉस तो चलो ठीक है बात कर ली, लेकिन हम हर एक इंडिविजुअल हिस्से के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं, इसकी हर क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस देखेंगे तो उसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा, और उसी के अक्रॉस क्या देखना पड़ेगा? उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूं मान लो सारे टुकड़े जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं, सबकी टुकड़ों की लंबाई मैं ले लेता हूं dx dx dx। अब इसका मतलब है कि यदि लंबाई कांस्टेंट ले लूं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निर्भर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे। हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बस ये देखना है, और हर एक टुकड़े के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है मेरे प्यारे जवानों। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं I × R / L, और मेरे प्यारे जवानों R को मैं क्या लिख सकता हूं? ρL / A, और L तो नीचे भी था तो वैसे भी लेंथ तो कैंसिल हो गया, दिस इज I ρ / A। प्यारे जवानों ये तो क्या है? करंट। देखो वैसे यहीं से भी आ गई, ये वाली बात ही आई है, करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी, और इसको उल्टा कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, है ना? तो ये इधर जाके सिग्मा बन जाएगा। बात तो वही है लेकिन दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई साहब आप यदि गौर से देखोगे तो हर क्रॉस सेक्शन से सेम करंट जा रहा है, लेकिन हर एक हिस्से का एरिया अलग है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। यहां से भी आप बता सकते हो डायरेक्ट कि हर एक हिस्से के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। क्यों है? क्योंकि साहब रेजिस्टेंस हर एक हिस्से का क्या होगा? ρL/A। यदि आप सबकी लेंथ को कांस्टेंट ले भी लो, करंट की डायरेक्शन में जो लंबाई ट्रेवल करने वाली वो सेम ले भी लो, तो भी क्योंकि सबका एरिया अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा। तो आप इसको 2-3 तरीकों से बता सकते हो, आपको जो मन करे वो यूज कर लेना। प्यारे जवानों अगला जो रिलेशन था वो पूछा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल था, करंट डेंसिटी भी वेरिएबल थी, लेकिन करंट कांस्टेंट था। अब मैं बात कर रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे जवानों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यदि हम चर्चा करें तो आप मुझे एक बात बताई दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कई रिश्ते होते हैं लेकिन फिर भी एक रिश्ता I = NE/AV/d, ये करंट है जो कि कांस्टेंट है। ये तो भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये तो आपको मालूम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो चार्ज डेंसिटी भी कह देते हैं हम इसको। ये तो नेचर पे डिपेंड करने वाली चीज है, ये तो फिक्स है। ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये तो सभी इलेक्ट्रॉन से लेकर ही जैसा होता है, ये भी फिक्स है। लेकिन ये वेरिएबल है तो इसको भी वेरिएबल होना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट हो सकता है। क्योंकि एक चीज बदले और कोई ना बदले तो ये भी बदलता, तो इसका मतलब ये बढ़े तो ये घट जाए, एरिया 2 गुना तो ये आधा, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल है, वो भी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। एरिया को नीचे ले जाओगे तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने वाली है। इसी चीज को आप यहां से भी कह सकते हो कि साहब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिश्ता पढ़ते E/m × τ, तो यहां से दिख ही रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा बिहेवियर शो करने वाली है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टाउ तो किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, बताओ? टाउ तो नहीं, उस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे किसी गिवन मटेरियल के लिए, और ई और एम तो कांस्टेंट है ही, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डिपेंड कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन, वीडी। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेचारा वेरिएबल था, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इनवर्सली था, तो वीडी भी क्या आ जाएगा, एरिया के इनवर्सली। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना आप। इसके अलावा और क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूं, एक बार इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, बेहद आसान क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ध्यान से करना है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू कॉपर वायर ऑफ डायमीटर D। मतलब साहब एक कॉपर वायर है अपने पास, कॉपर वायर की क्रॉस सेक्शन एक जैसी दे रखी है, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा अपने को D, साहब इसका जो डायमीटर है वो दे रखा अपने को D, और इसके दोनों किनारों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया है वो V है। मतलब एक प्रकार से ये समझ लो, इसको V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई दे रखी है साहब वो दे रखी है अपने को L। तो तीन पैरामीटर गिवन है, एक V गिवन है जो इसके दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक D गिवन है जो डायमीटर है, और L गिवन है जो इसकी लेंथ है। कह रहा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड, जो इसके अंदर ड्रिफ्ट स्पीड होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी यदि हम V को डबल कर दें, पहला केस। दूसरा केस लेंथ को डबल कर दें, लेकिन जब लेंथ को डबल कर रहे हैं तो पिछला केस कंसीडर नहीं करना, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, डायमीटर को डबल कर दें। तो मेरे प्यारे जवानों, बेहद आसान चीज है, शायद आपने सुन रखा होगा या सुना क्या, वो पढ़ा भी तो होगा। ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन क्या होता है, E अपॉन M इंटू टाउ। जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो होती है E अपॉन M इंटू टाउ। अब हमें एक चीज और मालूम है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू V बाई L, इसके मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में हम यहां लिख रहे हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन आ गया है E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ, और साहब ये क्या है V और ये क्या है L। अब यहां से एक चीज क्लियर दिख रही है प्यारे जवानों, इस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाने से, डायमीटर को बदलने से, या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से इन तीन चीजों पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि साहब E क्या होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो तो सेम वही रहना। ऐसा कोई है कि बड़ी बैटरी देख के इलेक्ट्रॉन थोड़ा चौड़ा हो गया भाई साहब, हाँ ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, मास भी इलेक्ट्रॉन का नहीं बढ़ेगा, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन्स के बीच का, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे जवानों, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट रहनी है फॉर ए गिवन कंडक्टर फॉर ए गिवन सिचुएशन, इसका मतलब साहब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सिंपल हो गया, यदि हम V को 2 गुना करेंगे, मतलब पहले पार्ट में क्या हो जाएगा, पहले जो ड्रिफ्ट स्पीड थी और जो नई ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड न्यू, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ड्रिफ्ट स्पीड ओल्ड। क्यों? क्योंकि साहब ये डिपेंड करता है V के ऊपर डायरेक्टली, और यदि V 2 गुना हो गया तो ड्रिफ्ट स्पीड भी 2 गुना हो जाएगी। मेरे प्यारे जवानों, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है L की, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरे पार्ट का जो आंसर आएगा मैं यहां लिख रहा हूं, तो दूसरे पार्ट में क्या आंसर आना है कि साहब ड्रिफ्ट स्पीड जो नहीं आएगी वो पुरानी वाली जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी उसका आधा होगी। क्यों? क्योंकि नई लेंथ 2 गुना है तो नीचे 2 आएगा, तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया हमने। अब बात आती है तीसरे केस की। भाई साहब तीसरे केस में यदि हम डायमीटर को चेंज करेंगे जवानों, अच्छी बात क्या है कि साहब ड्रिफ्ट स्पीड तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसमें तो कहीं डायामीटर आया ही नहीं है, इसमें तो कहीं पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जिक्र ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है प्यारे जवानों, यदि इन दो पैरामीटर्स को हम सेम रखें और इसी के अक्रॉस एक कंडक्टर लगा दें जिसका डायामीटर d है और दूसरा कंडक्टर लगा दें जिसका डायामीटर 2d है, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड एक जैसी रहेगी। मतलब एक प्रकार से मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि
यहाँ का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके जितनी देर में यहाँ पहुंचेगा उतना बड़े वाले में भी पहुंचेगा और छोटे वाले में उतनी देर में पहुंचेगा। कहने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदलने से ड्रिफ्ट स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरे का आंसर है कि साहब ड्रिफ्ट स्पीड दोनों ही केस में क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो प्यारे जानो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, देखो वो 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है, सब्जेक्टिव में बता रहा हूं 1 मार्क में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो प्यारे जवानों इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है।